लखनऊ में खुले लुलु मॉल को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। पहले 80% कर्मचारियों को एक धर्म से जोड़ा गया, फिर मॉल के अंदर कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद 2 लोगों ने मॉल के अंदर हनुमान चालीसा भी पढ़ी। तो वहीं अब करणी सेना लगातार मॉल के बाहर आए दिन प्रदर्शन कर रही है। इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो साथ ही लुलु प्रबंधन की ओर से सफाई भी दी गई है। लेकिन अब इस मामले में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक नए मॉल को राजनीति का अड्डा बना दिया गया, उसके बाहर प्रदर्शन चल रहे हैं और बिना मतलब की बयानबाजी भी जारी है। लखनऊ प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा गया है। दरअसल सोमवार को शाम हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लुलु मॉल विवाद पर कहा कि लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है, उसको लेकर राजनीति का अड्डा बनाना, सड़कों पर प्रदर्शन करना, यातायात को बाधित करना गलत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि बार बार लखनऊ प्रशासन से कहा गया कि जो अराजकता की स्थिति पैदा करने, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, उसे गंभीरता से लेना चाहिए और किसी भी प्रकार की शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। आपको बता दें कि लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही 10 जुलाई को किया था। उद्घाटन के बाद से ही इस मॉल को लेकर काफी चर्चाएं हैं। यहां से कुछ लोगों का नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद हिंदू संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बीच भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी मॉल और आसपास के क्षेत्र में की गई है। पुलिस मॉल जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों से लगातार पूछताछ कर रही है। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के एक कार्यक्रम में बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री ने सेनाओं को चेताया है और उन्हें सबसे बड़े दुश्मन के बारे में आगाह किया है। प्रधानमंत्री ने उन हथियारों का जिक्र किया है जो दुनिया इस समय इस्तेमाल कर रही है। उन हथियारों को कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर भी सेनाओं को ध्यान दिलाया है। हथियारों को लेकर हम कितने तैयार हैं और कितनी जरूरत है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हथियारों की लड़ाई नहीं, आमने सामने की लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं है। दुनिया भर के देशों ने हर चीज को हथियार बना लिया है। कभी क्रूड ऑयल को हथियार बना लिया है, कभी जरूरी सामान को। प्रधानमंत्री ने नौसेना के अधिकारियों के सामने कहा, अब युद्ध अदृश्य रूप से लड़ा जाएगा और अंतरिक्ष में भी लड़ा जाएगा, क्योंकि दुनिया अंतरिक्ष में भी कब्जा करने की कोशिश कर रही है। साथियों, 21वीं सदी में सेना की आधुनिकता, रक्षा के साजो सामान में आत्मनिर्भरता के साथ ही एक और पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप भी जानते हैं कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। आज हर प्रकार की व्यवस्था को वेपन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर रेयर अर्थ होगी, उसको वेपन में कन्वर्ट करो। क्रूड ऑयल है, वेपन में कन्वर्ट करो। यानी पूरा विश्व का नजरिया, तौर तरीके बदल रहे हैं। अब सामने सामने की लड़ाई से अधिक लड़ाई अदृश्य हो रही है, अधिक घातक हो रही है। अब हम अपनी रक्षा की नीति और रणनीति सिर्फ अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते। अब हमें फ्यूचर चैलेंजेस को एंटीसिपेट करते हुए ही आगे कदम बढ़ाने हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, भविष्य के हमारे मोर्चे क्या होने वाले हैं, उनके अनुसार हमें खुद को बदलना है। और इसमें स्वावलंबन का आपका लक्ष्य भी देश की बहुत बड़ी मदद करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के इन खतरों को लेकर सेनाओं का उत्साह बढ़ाने वाली बात भी कही है। पीएम ने कहा कि हमारा सपना है कि हमारे देश के जवान के पास वो सामान हो जिसके बारे में दुनिया ने सोचा ना हो। हम वो हथियार नहीं रखना चाहते जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है।
हम जवानों को वो हथियार देना चाहते हैं जिसके बारे में सामने वाले ने कभी सोचा ना हो। जब तक वो सोचे उसका खात्मा हो जाए। हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं, वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है। ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हथियार है उस पर भी डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं, बल्कि ये मिजाज फौजियों के हाथ में कौन सा हथियार है इस पर भी निर्भर करता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि अब देश डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। अमरनाथ गुफा में पिघला शिवलिंग, 95% तक पिघल गया शिवलिंग। यात्रा पूरी होने में अभी 23 दिन बाकी। जी हां, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक निराश कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां यात्रा खत्म होने से पहले ही शिवलिंग पिघल गया है। अमरनाथ गुफा से आई ताजा तस्वीरों के मुताबिक गुफा में शिवलिंग पूरी तरह से पिघल गया है। अमरनाथ यात्रा अभी 11 अगस्त तक है, लेकिन इससे पहले ही शिवलिंग के पिघलने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, इस साल अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हुई थी। शिवलिंग पिघलने के पीछे कोई ठोस वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन जानकार इसके कई कारण बता रहे हैं। शिवलिंग पिघलने के पीछे सबसे बड़ा कारण अचानक तापमान बढ़ने और यात्रियों की भीड़ होना बताया जा रहा है। इसके अलावा बादल फटने और अचानक बाढ़ आना भी शिवलिंग के पिघलने का कारण माना जा रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यात्रा से पहले शिवलिंग पिघल गया है। बता दें कि पिछले कई सालों से यात्रा पूरी होने से पहले ही इस तरह बर्फीला शिवलिंग पिघल रहा है। इस साल अब तक कम से कम 2 लाख श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा में स्वनिर्मित शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। गौरतलब है कि हाल ही में अमरनाथ में प्राकृतिक आपदा आने से हालात बिगड़ गए थे। बादल फटने से 16 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 40 लोग लापता हो गए हैं। आपदा से हाहाकार मच गया था। बादल फटने से आई बाढ़ में कई टेंट बह गए थे। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और बचाव कार्य चलाया था। हालात सुधरने के बाद अमरनाथ यात्रा पंजतरणी से शुरू की गई थी, यानी कि सभी तीर्थयात्री पंजतरणी से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा पहुंच रहे थे और दर्शन करने के बाद इसी रास्ते से वापस आ रहे थे। आपको बता दें, कोरोना की वजह से पिछले 2 साल अमरनाथ यात्रा बंद रही थी। इस साल अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू हुई थी। 2 साल बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए, लेकिन 8 जुलाई को बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई थी। इस वजह से कुछ दिनों के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। यात्रियों में भी काफी दहशत देखी गई थी। हालांकि 11 जुलाई को यात्रा फिर से बहाल कर दी गई थी, लेकिन अब खबर है कि स्वनिर्मित शिवलिंग यात्रा के समापन से पहले ही पिघलने लगा है। ऐसे में बाबा बर्फानी के भक्तों को काफी निराशा हाथ लगी है। बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को समाप्त होगी। देश में करीब 2.5 साल से फैले कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन बीते 2 दिन से एक बार फिर देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,528 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं इस दौरान 25 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जो कल के दर्ज आंकड़ों के मुकाबले कम है। नए मरीज सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,37,83,062 हो गई है। देश में संक्रमण से 25 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,25,785 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में नए मामलों की संख्या के बाद अब एक्टिव मामले बढ़कर 1,43,000
654 हो गए हैं, जो कुल मामलों का 0.33% है। वहीं बीते दिन 16,113 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,31,13,623 हो गई है। वहीं देश में इस वक्त मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.47% है। पिछले दिनों के आंकड़ों से तुलना करें तो सोमवार को 16,935 नए मामले दर्ज हुए थे और इस दौरान 51 लोगों की महामारी के चलते मौत हुई थी। यानी कि कल के मुकाबले आज कोरोना केसों में 8.3% की कमी आई है। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 3.32% है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 4.57% है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,68,350 मरीजों का कोरोना टेस्ट हुआ। अब तक देश में 87,1,55,452 मरीजों ने अपनी जांच करवाई है। वहीं कोविड वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 200 करोड़ को पार कर गया है। भारत में अब तक 200,33,55,257 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से 27,78,013 डोज सिर्फ सोमवार को लगाई गई। राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बढ़ता कोरोना लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। बीते दिन बंगाल में कोरोना के 1,449 नए केस मिले, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1,111 नए मामले सामने आए। गनीमत ये रही कि किसी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई। तमिलनाडु में 2,223 नए केस मिले तो केरल से 2,148 नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान केरल में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में 378 मरीज मिले और 2 मरीजों की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में 240 कोरोना केस सामने आए। दुनिया अभी पूरी तरह से कोरोना वायरस के प्रकोप से उभरी भी नहीं है कि अब एक और नए वायरस मारबर्ग ने लोगों की नींद उड़ा दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। WHO ने कहा है कि अगर मारबर्ग वायरस को लेकर तुरंत सावधानियां नहीं बरती गईं, तो इस वायरस के फैलने पर हालात बेकाबू हो सकते हैं। देश के कई राज्यों में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्य अभी भी मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश के लिए कई जगहों पर टोने टोटके कर इंद्र देवता को खुश करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों पर अब इंद्र देवता मेहरबान होने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में मौसम विभाग की भविष्यवाणी यूपी के लोगों के लिए राहत लेकर आई है। जी हां, मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश का मौसम का मिजाज बदलने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की है। हालांकि अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और मेरठ समेत यूपी के कई इलाकों में आज यानी मंगलवार को बारिश हो सकती है। IMD यानी मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस पूरे वीक हल्की बारिश का मौसम बना रहेगा। हालांकि वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अब तक बारिश न होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान की फसल पर काफी प्रभाव पड़ा है, जिससे किसान काफी चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलग अलग राज्यों में होने वाली बारिशों को लेकर भी जानकारी दी है। बीते सोमवार को IMD ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अगले 3 दिनों के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग इलाकों में गरज के साथ छिटपुट हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा ट्वीट कर बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ठीक ठाक बारिश होने के आसार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों के लिए महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों को भी ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालयाई पश्चिम बंगाल में 19 जुलाई से बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में मानसून की बारिश के बाद एक बार फिर लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। तेज धूप चुभ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के अंदर दिल्ली एनसीआर का मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा और भारतीय मौसम विभाग की माने तो बुधवार से अगले 3 से 4 दिनों में एक बार फिर अच्छी बारिश होने के आसार हैं, जिससे दिल्ली और एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल आज यानी मंगलवार को दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात के बाकी हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बिहार में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।